In every religion and culture, one thing is common. जिन ये वो हैं जो तुम्हारे सामने खड़े होंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे बाथरूम में, तुम्हारे क्लोजेट में या फिर तुम्हारे अंदर। दे कैन सेंस योर एवरी इमोशंस। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, ये उनके लिए एक फीस्ट की तरह होता है। When you cry alone at night, जिन तुम्हारे आंसू चख रहे होते हैं। जब तुम किसी से नफरत करते हो, वो तुम्हारे उस थॉट को वेपन बना रहे होते हैं। रात को मिरर ढक कर सोने से जिन उसे अपना इंटरेस्ट स्टोर समझते हैं। बाथरूम में वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होते हैं। गुस्से में घर से निकलते हो दिन तुम उनके लिए इजी वॉकिंग टारगेट बन सकते हो। रात को सर के पास पानी रखते हो तो वो तुम्हारी लाइफ एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। हर वो सुपरस्टिशन जो तुम्हें फालतू बकवास लगता है, वो एक्चुअली सर्वाइवल रूल्स हैं, क्योंकि जिन एग्जिस्ट करते हैं और वो तुम्हारे वीक मोमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। आज रात शायद तुम अकेले नहीं होगे। आज की ये स्टोरी आयशा ने हमसे शेयर करी है। हाउएवर द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड जोया। मेरी दोस्त जोया वो लड़की थी जिसके अंदर एक ऐसी आग थी जो हर चीज को जलाकर राख कर देती थी। रोड पे कोई उसे टक्कर मारे तो वो अपने दिमाग में उस इंसान को दोबारा सड़क पर नहीं, कब्र में देखती थी। टीचर उसे डांटे तो वो सोचती थी कि काश आज वो क्लास में आते वक्त स्टेयर्स से गिर जाए और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ ही हो जाए। जोया के अंदर जो कुछ भी था वो बस जहर ही था। मैं, आयशा, जोया के सबसे क्लोज थी, जो उसे समझती थी। मैंने बहुत मुश्किल से फर्दर स्टडीज के लिए जोया को कन्विंस किया घर से थोड़ा दूर किसी सिटी में जाने के लिए, जहां पर हम एक डिसेंट रेंटेड हाउस में शिफ्ट हुए। हम अपना सामान अनपैक कर रहे थे। देन मैंने सीलिंग पर एक होल देखते हुए कहा, अरे वाह, यहाँ से रात को तारे भी दिखेंगे, फ्री एंटरटेनमेंट। तब जोया ने कहा, हाँ, साथ में चूहे और छिपकली भी मिलेंगे, फुल पैकेज है। मैं थोड़ा हंसने लगी बट जोया का चेहरा बिल्कुल सीरियस था। तो मैंने कहा, अरे सुन, ये टेम्परेरी है, कुछ महीनों में हम कोई अच्छा फ्लैट देखकर शिफ्ट हो जाएंगे। जोया ने कहा, तुझे लगता है मैं इसीलिए अपसेट हूँ? आयशा, मुझे यहाँ आने का मन ही नहीं था। जोया अपने आसपास देखते हुए बोलती है, यहाँ की हवा भी गंदी है। मुझे पता नहीं, कुछ तो वियर्ड सी फीलिंग आ रही है। ऐसा कहते हुए जोया ने अपने बैग से एक परफ्यूम उठाया और उसको पूरे रूम में और अपने बॉडी पर अच्छे से छिड़क लिया। मैं रूम के कोने में रखा एक पुराना मिरर उठाती हूँ। जोया, ये देख, विंटेज मिरर। रुक, मैं अभी इसे साफ करती हूँ। बट एट दिस मोमेंट जोया बहुत तेज आवाज में बोलती है, आयशा, वो मत छूना। देन वो कुछ सेकंड्स का पॉज लेकर कहती है, आई मीन वो बहुत गंदा है, बाद में देखेंगे उसको, ऐसे ही ढक कर रख दो उसे। मैं थोड़ा शॉक हो जाती हूँ लेकिन फिर मैंने वो मिरर वापस रख दिया। जोया बोली, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, चल जल्दी से ये सामान अनपैक करके कुछ खाने का इंतजाम करते हैं, और कल वैसे भी कॉलेज स्टार्ट है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगले 2 दिनों तक वो मिरर रूम के कॉर्नर में ऐसे ही कवर किया हुआ गंदा पड़ा रहा। हम दोनों को ही टाइम नहीं मिला उसको साफ करने का। और 2 दिन बाद रात को जोया ने खुद से उस विंटेज मिरर को अच्छे से धुलकर साफ कर दिया एंड देन उसको बाथरूम में सेट भी कर दिया। उसी रात 3 बजे के अराउंड आयशा गहरी नींद में सो चुकी थी, बट जोया करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश कर रही थी। उसको नींद ही नहीं आ रही थी। सो वो उठकर रूम में वॉक करने लगी। उसको अजीब सी एंजाइटी फील हो रही थी एंड दैट मोमेंट शी वाज जस्ट थिंकिंग, साला यहाँ आके भी चैन नहीं है, घर वाले बेकार, ये जगह बेकार, सब कुछ, मेरी लाइफ ही एकदम बेकार है। उसने अपने मन में बोला, सब मर क्यों नहीं जाते, सब एक साथ खत्म हो जाए। वेल ये सब सोचते सोचते वो उठकर बाथरूम में जाती है, लाइट ऑन करती है एंड मिरर के सामने सिंक की टंकी खोलकर खड़ी हो जाती है। एंड नाउ उस मिरर में देखते हुए शी वॉज थिंकिंग लाइक, कितना गंदा चेहरा है मेरा, कोई मुझे देखकर कैसे प्यार कर सकता है। सडनली बाथरूम की लाइट फ्लिकर करने लगी। मिरर एकदम से ब्लैक सा हो गया
और तुरंत जोया को अपने कानों में कुछ अजीब-अजीब सी विस्परिंग की साउंड सुनाई देने लगी। वो वो आवाज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं थी, बस कोई अजीब-सा दर्द भरा शोर था। जोया ने ध्यान से सुनने का ट्राई किया। वो आवाज़ें उस मिरर के पास से आ रही थीं। जोया मिरर के थोड़ा क्लोज जाकर सुनने का ट्राई करती है। देन उस विस्परिंग नॉइज़ी साउंड में उसको सडनली एक चीज़ बहुत क्लियरली सुनाई दी, जो था उसका ही नाम। एक बड़ी ही अजीब और भारी सी आवाज़ ने जोया को उसके नाम से बुलाने की कोशिश करी। शी गॉट ब्रूटली स्कैर्ड विद दिस। ये मुझे कैसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? ये ये शीशे में है क्या? जोया बिल्कुल डर के मारे ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी सांसें, हार्ट बीट तेज हो गई और उसका गला सूखने लगा। और इससे पहले वो कुछ करती या सोच समझ पाती, अचानक उसको चक्कर आने लगे और अब वो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी। बट सिर्फ उसका दिमाग और आंखें एक्टिव थीं। शी वॉज फीलिंग एंड प्रोसेसिंग एवरीथिंग हैपनिंग विथ हर एट दैट मोमेंट। नाउ एक अननोन, क्रीपी और हैवी वॉइस, किसी मॉन्स्टर की जैसी आवाज उसको सुनाई देने लगी, जिसने जोया से कहा, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। ये दुनिया ही ऐसी है। तुम्हारी हर नफरत, तुम्हारी हर बुराई, मैं उसे समझता हूँ। मैं भी अकेला था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। और अब उस मिरर से एक अजीब सा ब्लैक स्मोक आने लगा और मिरर के अंदर एक अजीब सी ब्लैक शैडो दिखने लगी, किसी किसी आदमी की परछाई, जिसको देखते ही जोया की नोज ब्लीड करने लगी। बट द ब्लड वॉज पिच ब्लैक। अब वो शैडो कहती है, मैंने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली क्योंकि किसी ने मुझे प्यार नहीं दिया। तुम्हारे अंदर वो आग है जो मैं चाहता हूँ। जोया अपने मन में सोचती है, ये सब क्या बकवास है? ये हो क्या रहा है? अब जोया का हाथ अपने आप उस मिरर की तरफ बढ़ने लगा। वो अपने आप को रोक नहीं पाई। नहीं, रुक जाओ। जैसे ही उसका हाथ मिरर को टच करता है, उसकी पलकें झटक कर बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं। वो 2 सेकंड के लिए बेहोश सी होती है और अब उस मिरर से निकलता हुआ वो ब्लैक स्मोक सीधे जोया की आंख, कान और नाक से उसके अंदर घुसने लगा। सडनली वो मिरर नीचे गिर गया और काफी ज्यादा क्रैक हो गया और जोया का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ कांपने लगा। बाथरूम के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल लेवल से कुछ ज्यादा ही गिर चुका था और कुछ ही सेकंड्स के बाद अचानक से जोया दर्द के मारे चीखने लगी। बट उसकी आवाज काफी भारी हो चुकी थी। वो स्क्रीम सुनकर मैं झटके से उठकर भागते हुए और जोया को आवाज लगाते हुए बाथरूम में आई। वहां मैंने देखा कि सिंक की टंकी खुली हुई है। वो मिरर क्रैक होकर जमीन पर गिरा पड़ा है और जोया जमीन पर अजीब तरह से पड़ी हुई है। उसकी नाक से एकदम ब्लैक ब्लड बह रहा है एंड शी इज स्क्रीमिंग आउट ऑफ पेन। मैं इमीडिएटली उसके पास जाकर उसको संभालने का ट्राई करती हूँ और तब जोया आंखें खोलती है और वो एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगती है एंड इवन शी स्टार्टेड स्माइलिंग इन अ वेरी क्रीपी वे। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? ये सब हुआ कैसे? और तू पागल है क्या? ऐसे कौन हंसता है? चोट लगी है तेरे? तू तू मेरे साथ प्रैंक करने का ट्राई कर रही है क्या? तू ठीक तो है ना? अब जोया बिल्कुल एक अजीब से कॉन्फिडेंस में कहती है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज से सब बदल जाएगा। वो एकदम से उठकर खड़ी हो जाती है और अब हम बाथरूम से बाहर आते हैं। मैं उससे पूछती हूँ कि हुआ क्या? ये शीशा कैसे क्रैक हो गया और तेरे नाक से खून कैसे बह रहा है? जोया बेड पर जाकर लेटते हुए एक डिस्टर्बिंग स्माइल के साथ कहती है, अरे कुछ नहीं। मैं बाथरूम गई थी और मुझे अचानक से मिरर पर एक छिपकली दिखी और मैं एकदम डर गई और डर के मारे मिरर पर मेरा हाथ लगा और वो मिरर मेरी नाक से टकराया तो ये खून आने लगा। ओह! तो तू ऐसे हँस क्यों रही है? पगला चुकी है क्या? चल रुक, मैं अभी डेटॉल और कॉटन लेकर आती हूँ बैग से, ये ब्लड बहुत बह रहा है तेरा। वेल जैसे-तैसे रात बीत गई। आयशा को अब दोबारा डर की वजह से नींद नहीं आई। बट सोया, शी वाज़ नाउ स्लीपिंग वेरी पीसफुली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बट उस रात जब तक आयशा जागती रही, उसको रूम में एक अजीब-सा सफोकेशन फ़ील होने लगा था। उसने विंडो खोल दी थी बट वो सफोकेशन खत्म ही नहीं हुई। इनफैक्ट आयशा ने कुछ वियर्ड सा ज़रूर फ़ील किया। मैंने रूम में वॉक करते हुए पूछा,
जोया, तू सो गई क्या? जोया गहरी नींद में सो रही थी, तो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। पर फिर मुझे बाथरूम से पानी के ड्रॉप्स की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे वो आवाज़ उस टाइम बहुत अनईज़ी फ़ील कर रही थी। आई थॉट वो सिंक का टैप अच्छे से बंद नहीं हुआ है। तो मैं थोड़ी हिम्मत करके बाथरूम में गई और उस टैप को टाइटली बंद कर दिया। और जब मैं वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाली थी, तब मैंने कुछ नोटिस किया। वो वो मिरर पूरा क्रैक्ड था। उन क्रैक्स से ब्लैक स्लाइमी सा कुछ तो निकल रहा था और डिम लाइट्स में मैं उस मिरर के थोड़ा पास जाकर देखने लगती हूँ और तब मुझे मेरी रिफ्लेक्शन नहीं दिखी, बल्कि उस मिरर में एक धुंधला सा चेहरा दिखा, ज़ोया का चेहरा। पर वो ज़ोया नहीं थी, उसके चेहरे पर किसी और का चेहरा, किसी किसी आदमी का चेहरा धुंधला-धुंधला सा दिख रहा था। ज़ोया उस मिरर में बिल्कुल वैसे ही स्माइल कर रही थी जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने देखा था। मैं ये देखकर बहुत शॉक हो चुकी थी, बट मुझे वो सिर्फ़ कुछ ही सेकंड्स के लिए दिखा और अचानक से मुझे नॉर्मली अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगा। मैंने उस टाइम अपने आप को ये समझाया कि शायद मैं बहुत डरी हुई हूँ और ओवरथिंक कर रही हूँ। पर ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि बाथरूम से बाहर आकर जो मैंने रूम में देखा, उसने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। मैंने देखा, ज़ोया बेड पर लेटी हुई थी, पर वो हल्का-हल्का सा फ्लोट कर रही है। मुझे मुझे लिटरली अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने थोड़ा गौर से देखा, तो ज़ोया सच में फ्लोट कर रही थी और उसका सर एकदम बेजान होकर लटक रहा था। इससे पहले कि मैं चीखती, ज़ोया की गर्दन मेरी तरफ एक झटके के साथ घूम गई और उसकी आँखें पूरी खुली हुई थीं। उसके बाल हवा में फ्लोट हो रहे थे। मैं डर के पीछे की तरफ भागने की कोशिश करती हूँ, पर ज़ोया मेरी तरफ देखते ही मेरे पास भागकर आने लगी। मेरा बैलेंस बिगड़ा और भागने की जगह मैं सीधे सोफे पर जाकर गिर गई और पलक झपकते ही ज़ोया मेरे फेस के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो चुकी थी। टोटली एक्सप्रेशनलेस। मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी, बट मेरे मुंह से आवाज़ निकलना ही बंद हो गई। मैं काँप रही थी। अब मेरा शरीर भी बिल्कुल पैरालाइज़ सा हो गया था और तभी ज़ोया ने अपने हाथ से मेरे गाल पर स्क्रैच करना शुरू कर दिया। अचानक से मेरी आँख खुली एंड एवरीथिंग वाज़ नॉर्मल। सुबह हो चुकी थी। बेड पर रखा हुआ मेरा फ़ोन जिसमें अलार्म बज रहा था और ये जो कुछ भी मैंने फ़ील किया, एवरीथिंग वाज़ अ नाइटमेयर। रात को टेंशन और डर के मारे मैं सोफे पर छुपकर बैठी और कब सो गई आई हैव नो आइडिया। मैं उठी, अलार्म बंद किया, ज़ोया को उठने के लिए कहा और तभी फ़ोन की बंद स्क्रीन पर मुझे मेरा रिफ्लेक्शन दिखाई दिया एंड देन आई गॉट सीरियसली टेरिफाइड एंड कंफ्यूज्ड। एग्जैक्टली जिस जगह पर ज़ोया ने सपने में मुझे स्क्रैच किया था, उस जगह पर एक्चुअल में स्क्रैच का निशान था। कुछ देर के लिए मेरा दिल बैठ गया, मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर गया। मैं बस सोच रही थी कि क्या ये सब सच था या सपना? और अगर ये सपना था तो अचानक ये चोट कैसे? और फिलहाल कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने बस इसे इग्नोर ही कर दिया। हम दोनों कॉलेज पहुंचे। प्रोफेसर क्लास में एंटर करते ही बोलते हैं, हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर वर्मा। वो अपनी वाटर बॉटल उठाकर पीते हैं, बट उस मोमेंट पर जोया बॉटल को अजीब तरह से घूर रही थी। मैंने ये नोटिस करके हल्की सी आवाज में पूछा, क्या हुआ, प्यास लगी है क्या? जोया एकदम से शिवर करती है, जैसे वो कुछ बहुत डीप सोच रही थी एंड मैंने उसको इंटरप्ट कर दिया। बट जोया ने कहा, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। वो अपना सर झुकाकर एक डिस्टर्बिंग स्माइल के साथ बोलती है, उनकी बॉटल हाफ एम्प्टी है। मैं ऐसी चीजें नोटिस करती हूँ। मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रोफेसर पढ़ाना शुरू करते हैं और पूरा दिन बीत गया और आज पूरे दिन जोया बिल्कुल कहीं खोई हुई सी लग रही थी। तो रात को जब हम लोग डिनर कर रहे थे तो मैंने जोया से पूछा, क्या हुआ, कुछ बात है क्या, थोड़ा ऑफ लग रही थी आज? तो जोया कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैंने तुझे नोटिस किया बट मैं पूछ नहीं पाई। तू भी आज थोड़ा टेंशन में लग रही थी और अचानक से ये तेरे गाल पर चोट का निशान कैसा? मैं बहुत कंफ्यूज थी, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि जोया को कुछ बताऊं या फिर नहीं, तो मैंने उस बात को टाल ही दिया और कहा, अरे कुछ नहीं, ऐसे ही लग गई, तू डिनर एंजॉय कर, नींद भी आ रही है।
अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनके बाद मुझे ज़ोया के ऊपर थोड़ा-थोड़ा शक होना स्टार्ट हुआ कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। एक दिन हम एक ग्रोसरी स्टोर में थे और सामान खरीदते हुए गलती से ज़ोया एक आदमी को अपनी कार्ट से टक्कर मार देती है। वो आदमी गुस्से में बोलता है, "अरे अंधी हो क्या? तमीज़ नहीं है तुम्हें?" मैं कुछ बोलने का ट्राई करती हूँ बट ज़ोया मेरा हाथ पकड़कर बोली, "छोड़ दे, जाने दे उसे।" और पहली बार ज़ोया बिना लड़े और बिना केओस क्रिएट करे चुपचाप से जाने लगी। मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ थी कि आज इसको क्या हुआ? इसने कुछ बोला क्यों नहीं और मुझे भी कुछ कहने नहीं दिया। घर वापस आने पर मैंने ज़ोया से कहा कि तूने चुपचाप उस आदमी को जाने क्यों दिया? डर गई थी क्या उससे? तब ज़ोया बोली, "हाँ, तुझे लगता है? मुझे डर लगता है किसी से? टेंशन मत ले, उस आदमी को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। जानवर नोच-नोच कर खाएँगे उसको।" ज़ोया हमेशा से ही लोगों के लिए ऐसा बुरा-भला बोलती रहती थी, तो मैंने इग्नोर किया। बट देन उसी रात एक डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हुआ। आधी रात को मैं नींद से उठी, मुझे किचन से अजीब-सी आवाज़ आ रही। रूम में ज़ोया नहीं थी। मैंने इधर-उधर देखा, तो किचन की लाइट चलती हुई दिखाई दी, बट द लाइट वाज़ अननेचुरली फ्लिकरिंग। मुझे लगा ज़ोया किचन में है। "ज़ोया, तू जगी हुई है?" नो रिस्पॉन्स। मैंने फिर कहा, "ज़ोया, आवाज़ नहीं आ रही मेरी?" अब मैं उठकर किचन में जाती हूँ। ज़ोया फ्रिज के सामने खड़ी है और रॉ नॉनवेज के पैकेट से मीट खा रही है। उसके होंठ पे ब्लड लगा हुआ है और वो किचन के दरवाजे की तरफ फेस करके अजीब तरह से घूरते हुए बस खाए जा रही है और बस ग्राउल कर रही है। ज़ोर-ज़ोर से साँसें ले रही है। मेरी साँसें रुकने लगी थी। ये क्या कर रही है? ज़ोया कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। बट आफ्टर अ सेकंड उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, "डोंट डिस्टर्ब मी।" मैं बहुत डर गई, बट हिम्मत करके मैंने कहा, "ज़ोया, तू कुछ दिनों से इतना अजीब तरह से क्यों बिहेव कर रही है?" एंड नाउ ज़ोया एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ बोलती है, "भूख लग रही थी, कुछ मिला नहीं, तो मैं यही खाने लगी।" ज़ोया के मुंह से उस मीट का ब्लड भी टपक रहा था और वो बस उस मीट को एंजॉय कर रही थी। उसने मुझे घूरते हुए मीट का एक बड़ा सा पीस उठाकर कहा, "तुझे भी चाहिए?" और इतना कहते ही वो बेहोश हो गई। मैं बहुत टेंशन में आ चुकी थी ज़ोया के इस बिहेवियर से और उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करने में बहुत डर लग रहा था। आफ्टर ऑल मैं ही उसे अपने रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अपने साथ लेकर आई थी। अब अगले कुछ दिन मैं ज़ोया से बात करने का, उससे पूछने का, उसको समझाने का बहुत ट्राई करती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअली में ज़ोया के साथ क्या हो रहा है और वो क्या फ़ील कर रही है। उसको कोई प्रॉब्लम है जो वो शेयर करना चाहे, बट ज़ोया ने मुझे इग्नोर ही किया। तो कुछ दिन बाद एक दिन कॉलेज स्किप करके मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। उसका चेकअप करवाया बट कोई ख़ास प्रॉब्लम सामने नहीं आई। इनफैक्ट मैं फ़ोर्सफुली उसको एक अच्छे थेरेपिस्ट के पास भी ले जाने का ट्राई करती हूँ बट शी रिफ्यूज़्ड मी। हम दोनों बैठे हुए थे और मैं टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल लगाती हूँ और अब जो न्यूज़ मैंने सुनी, उसे सुनकर आई गॉट लिटरली शॉक्ड। एक लोकल एरिया रिपोर्टर एक नए केस के बारे में बात कर रहा था और केस कुछ ऐसा था कि हमारे रेंटेड हाउस से थोड़ी ही डिस्टेंस पर एक आदमी की डेड बॉडी मिली है आज ही सुबह। और ऐसा बताया जा रहा था कि उस आदमी को शायद किसी जानवर ने बहुत बेरहमी से नोच-नोच कर खाया है। इवन दो ये कोई जंगल टाइप इलाका भी नहीं है। बट देन मैंने टीवी में उस आदमी की फ़ोटो देखी एंड वो आदमी वही था जो कुछ दिन पहले मॉल में हम दोनों से लड़ रहा था। और ठीक जैसे ज़ोया ने कहा था ना कि उसको तो जानवर नोच-नोच कर खाएँगे, एग्ज़ैक्टली उसके साथ कुछ वैसा ही हुआ है। नाउ आई वॉज लिटरली टेरिफाइड कि कुछ तो बहुत बड़ी भयानक बात जरूर है सबके पीछे। जोया ये न्यूज़ देखकर अजीब तरह से खुश हो गई और हंसने लगी। अब डायरेक्टली जोया से कुछ पूछ पाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी मुझ में। बट अभी भी ये सब एक शक ही था। आई वॉजंट श्योर कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है एंड आई वॉज जस्ट कन्विंसिंग माई सेल्फ कि मे बी दिस इज एन कोइंसिडेंस। बट ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था क्योंकि इसके बाद एक कुछ सिमिलर और भयानक इंसिडेंट हुआ। हमारे कॉलेज में एक लड़का था
सीनियर बहुत बदतमीज और रूड टाइप का। उसने एक नई बाइक खरीदी और वो कैजुअली शो ऑफ कर रहा था। वेल, एक दो बार उसने हमें बुली किया था व्हेन वी वर न्यू इन दैट कॉलेज। तो उस टाइम जब वो अपनी बाइक का फ्लेक्स कर रहा था स्टूडेंट्स के सामने, तो हम वहीं से गुजर रहे थे। जोया को उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और वो बहुत तेज तेज ब्रेथ करने लगी। एंड देन जोया ने कहा, देख इसे, ये इतना खुश दिख रहा है ना, इस कमीने का एक्सीडेंट हो जाएगा इसी गाड़ी से और मर जाएगा, ये बिल्कुल लावारिस लाश की तरह पड़ा रहेगा कुछ टाइम तक, जब तक इसकी लाश नहीं मिलेगी। वेल, मैं उसको शांत कराती हूँ, कहती हूँ कि अरे चिल यार, तेरा क्या ही जा रहा है और तू इग्नोर करना। हमने तो वैसे भी इसकी प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर ही दी, इसको पनिशमेंट भी मिला था, सो रिलैक्स यार। बट देन जस्ट अगले ही दिन स्कूल में एक खबर सुनने में आई कि कल से वो लड़का मिसिंग है। और फिर पूरे 2 दिन बाद पुलिस को फाइनली उसकी डेड बॉडी ही मिली हाईवे पर। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और अजीब बात यह थी कि उसकी गर्दन इतनी जोर से टूटी थी जैसे किसी ने 360 डिग्री ट्विस्ट कर दी हो। वेल, इसके बाद अब तक मुझे इतना तो बिलीव हो ही चुका था कि ज़रूर ज़ोया या तो कुछ तंत्र मंत्र टाइप कर रही है या फिर एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा कर्स्ड टाइप कुछ है, जो अगर किसी के लिए कुछ भी कह दे तो उसके साथ वो हो ही जाता है। बट ऑब्वियसली आई कांट डिस्कस विद जोया अबाउट दिस डायरेक्टली, तो मैं बस इस चीज़ का कुछ सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई कर रही थी। बट इतने में एक और इंसिडेंट हुआ। एक दिन कॉलेज में हमारी एक टीचर एक लंबे मैटरनिटी लीव के बाद कॉलेज में आई अपने न्यू बॉर्न 4 महीने के बच्चे के साथ रेजिग्नेशन रिलेटेड प्रोसेस के लिए। सारे स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड हो गए मैडम और उनके क्यूट से बेबी से मिलने के लिए, एंड ऑल स्टूडेंट्स वर गिविंग हर सम गुड विशेस एंड ऑल। हम भी उनसे मिलने गए, बट जोया वॉज नॉट दैट मच एक्साइटेड टू मीट हर। बट मेरे कहने पर वो साथ आ गई। मैंने उस बेबी को गोद में लिया और थोड़ी देर आई वाज प्लेइंग विद हिम। एंड देन मैंने जोया से कहा कि ये देख, कितना क्यूट बेबी है ना, एक बार गोद में लेकर तो देख। पहले तो जोया ने थोड़ा मना किया, बट देन जैसे ही उसने उस बच्चे को गोद में उठाया ना, उसका बिहेवियर सडनली बहुत बदल गया। वो एकदम एक्सप्रेशनलेस हो गई और एकदम क्रीपी तरह से उस बच्चे को घूरने लगी। ये सब देखते ही मैडम और मैं बहुत अनईजी सा फील करने लगे। सो मैडम ने थोड़ा सा हेजिटेशन के साथ जोया से अपने बेबी को वापस लेने का ट्राई किया, बट जोया उन्हें इग्नोर करते हुए क्लासरूम के पीछे की तरफ जो विंडो थी वहां जाने लगी। पीछे हम उसको आवाज लगा रहे थे कि जोया, क्या हुआ, उधर मत जाओ, क्या कर रही हो? बट शी वॉज जस्ट इग्नोरिंग एवरीवन। एंड स्लोली जोया उस बेबी को लेकर उस विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे बहुत तेज आवाज के साथ उसने हंसना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगी कि जैसे वो उस बच्चे को उस विंडो से बाहर फेंकने जा रही है। वेल, हम कॉलेज के 4th फ्लोर वाले एक रूम में थे। यहाँ से गिरने पर एक इंसान का क्या हाल हो सकता है, यू कांट इमेजिन दैट। बट एज सून एज पॉसिबल अजीब सा डेंजर सेंस करके वो टीचर भागते हुए जोया के पास गई और एक झटके के साथ उससे अपने बच्चे को छीन लिया, जिसके बाद जोया का चेहरा बिल्कुल भयानक गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। वो जोर जोर से ग्राउल करते हुए टीचर को घूरने लगी। मैम उसको बहुत डांटने लगती हैं कि क्या पागल हो चुकी हो क्या तुम, कोई अकल तमीज है तुमको? ये क्या तरीका है किसी के छोटे से बच्चे के साथ ऐसे खेलने का? अगर अभी इसको कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं बिल्कुल भी। ये सब सुनकर जोया बस गुस्से में घुर्राए जा रही है। इवन दो मिस्टेक उसी की थी। वेल, सिचुएशन को हैंडल करते हुए मैंने मैडम को जोया की तरफ से सॉरी बोला और कहा कि जोया की तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही है आजकल, इसीलिए वो थोड़ा अजीब तरह से बिहेव करने लगी है। वी आर रियली सॉरी मैम। बट इसके बाद जो हुआ दैट वाज मच ब्रूटल एंड डिस्टर्बिंग। सो उस दिन जब हम वापस अपने घर पर पहुंचे, तब तक मैंने बहुत ट्राई किया जोया से उसके बिहेवियर के बारे में बात करने का, बट वो कुछ रिप्लाई ही नहीं कर रही थी। पर घर पर पहुंचते ही जब हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, एंड देन सडनली जोया कहती है, आयशा, बहुत मेरा बच्चा कर रही थी ना वो खड़ूस टीचर, देख अब क्या होगा, उसका बच्चा बहुत बुरी बीमारी की मौत मरेगा, तब मजा आएगा। सोया की ये बात सुनते ही अब मुझे एकदम से एंजाइटी होने लगी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि कहीं बाकी के लोगों की तरह ये बात अगर सच हो गई तो ये बहुत ही भयानक होगा। बट फिलहाल मैं बिल्कुल हेल्पलेस थी और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।
इसके साथ अब मुझे उस घर में ज़ोया के आसपास होते समय बहुत अजीब-सा डर लगने लगा था। हमेशा दोपहर के टाइम में जब बाहर बहुत तेज़ धूप होती थी, तब भी ज़ोया के अराउंड बहुत ही ज़्यादा ठंड सी फ़ील होती थी। रात को कमरे में किसी के चलने की, बड़बड़ाने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। मैं एक रात डिनर बना रही थी, तभी आई फेल्ट कि कोई तो किचन में मेरे अराउंड वॉक कर रहा है। मैंने तुरंत अपने पीछे मुड़कर देखा, बट 1 सेकंड के लिए मुझे कोई नहीं दिखा। पर तभी ज़ोया बाहर से अंदर आई और तब मुझे अपने फेस के पास से बिल्कुल तेज़ हवा का झोंका सा फ़ील हुआ कि कुछ तो जस्ट अभी भागकर मेरे पास से गुज़रा हो। बट देयर वाज़ नथिंग। घर में बहुत सड़ी हुई बदबू आती रहती थी, स्पेशली ज़ोया के अराउंड। इनफैक्ट ज़ोया ने कुछ दिनों से बेसिक हाइजीन तक मेंटेन करना इग्नोर कर दिया था। मुझे कॉन्स्टेंटली फैटिगनेस फील होने लगी थी, इवन आफ्टर प्रॉपर रेस्ट। मुझे रात को अजीब-अजीब से सपने आते थे कि ज़ोया सीलिंग से लटक रही है या सीधे मेरे चेस्ट पर बैठी हुई है। कभी मुझे चुपके से स्टैब करने की कोशिश कर रही है। आई वाज़ लिटरली गॉट स्कैर्ड। मुझे सोने से नफ़रत होने लगी थी। हमेशा ज़ोया के आस-पास बहुत डिप्रेसिंग सा माहौल बना रहता था एंड शी जस्ट एन्जॉयज़ दैट। वेल, 1 हफ्ते बाद एक रात नॉर्मली हम लोग अपने रूम में डिनर कर रहे थे। देन सडनली ज़ोया मुझे कुछ बताती है। आयशा, तुझे याद है? अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ कहा था। मैं खाना खा रही थी, पर ज़ोया की इतनी सी बात सुनते ही मेरा निवाला गले में ही फँस गया। मैं पानी पीते हुए उससे पूछती हूँ, क्या? क्या कहा था तूने? ज़ोया बोली, वो याद है अपनी टीचर का बेबी जो तुझे बड़ा क्यूट लग रहा था? आज मुझे एक बहुत बढ़िया न्यूज़ सुनने को मिली। मैं काफ़ी हेजिटेशन से पूछती हूँ, कैसी न्यूज़? ज़ोया ने कहा, उस टीचर के बेबी की आज मौत हो गई। ये सुनते ही मेरी हार्ट बीट रुक गई। एकदम चक्कर से आने लगे। पर फिर ज़ोया कहती है, पता है तुझे उसकी मौत कैसे हुई? मौत के वक़्त उसका शरीर पूरा सिकुड़ कर नीला पड़ चुका था। शरीर का सारा खून सूख चुका था, किसी अजीब-सी बीमारी के चलते। और पता है मज़े की बात ये है कि ये सब उसके साथ विदिन अ वीक हुआ है। वो टीचर मुझे डाँट रही थी ना, देख क्या हुआ उसका अंजाम। नाउ आई एम फीलिंग टू गुड। अब बस मैं बहुत डर गई। पिछले 1 महीने से सब कुछ धीरे-धीरे बिगड़ता जा रहा था। अब ये सिचुएशन हैंडल कर पाना मेरे बस की बात नहीं थी। अभी तक जब भी ज़ोया के पेरेंट्स का कॉल आता था, तो ज़ोया तो ऑब्वियसली हमेशा से रूडली ही बात करती थी। तो ज़्यादातर उसके हाल-चाल के लिए ज़ोया के पेरेंट्स मुझसे ही बात कर लेते थे और मुझ पर उन्हें काफ़ी भरोसा भी था। तो मैं अभी तक झूठ बोल देती थी कि हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नाउ मैंने डिसाइड किया कि अब भले ही पेरेंट्स डाँटेंगे ज़रूर, बट अब बताना ज़रूरी है। मैंने रात को ज़ोया के सो जाने के बाद उससे छुपकर उसके पेरेंट्स को कॉल किया और अभी तक जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे, उन सब के बारे में उनको बताया। जिसके बाद वो लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए और एक्चुअली ज़ोया के पेरेंट्स बता रहे थे कि पिछले कुछ 1 महीने से ही उनके साथ भी अजीब-अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। उनकी तबीयत बिगड़ रही है, घर में अजीब-सा महसूस होता है जैसे आस-पास कोई है। कभी-कभी एक हवा के साथ कुछ तो गुज़रा हो, ऐसा लगता है। उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है, अजीब-सी एंग्ज़ायटी होती रहती है। एक्चुअली ज़ोया मुझसे हमेशा हर तरीके की बातें करती रहती थी और मैं जानती थी कि ज़ोया के मन में अपने पेरेंट्स के लिए कितना ज़हर भरा हुआ है। वो हमेशा उनके बुरे के लिए ही सोचती थी एंड मेबी जो पिछले कुछ दिनों से मैं होता हुआ देख रही थी, तो शायद दिस एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स मुझे थोड़ा बहुत डाँटते हैं, बट वो कहते हैं कि टेंशन मत लो, हम लोग अभी निकल रहे हैं तुम लोग को यहाँ वापस लाने के लिए और फिर देखेंगे कि क्या बात है। वेल, यहाँ शिफ्ट हुए हमें 1 एंड अ हाफ मंथ हो चुका था और अब तक ज़ोया की हालत काफ़ी बिगड़ भी चुकी थी। उसका शरीर बिल्कुल जैसे किसी ने अंदर ही अंदर खाकर ख़त्म कर दिया था। उसको भूख बहुत लगती थी और इन दिनों वो हद से ज़्यादा खाने भी लगी थी। मोस्टली हेवी मीट खाती थी, बट स्टिल उसका वेट बढ़ने की जगह उल्टा घटता जा रहा था। बिल्कुल सूख चुकी थी, गाल गड्ढे में जा चुके थे, होंठ धीरे-धीरे ब्लैक पड़ने लगे थे, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ चुके थे। मुझे लग रहा था कि शायद ज़ोया परेशान है या अभी भी डिप्रेशन में है, इसीलिए ऐसा सब हो रहा है। बट उसके पूरे बॉडी पर मल्टीपल चोट के निशान आ गए थे, जिनके पीछे का रीज़न टोटली अननोन था। ऐसा नहीं है
कि मैंने लापरवाही करी या बहुत ज़्यादा दिनों तक उसको इस हाल में रहने दिया। एक्चुअली मैं इस बीच इसको ठीक करने के लिए रेगुलर डॉक्टर्स और डिप्रेशन थेरेपिस्ट के पास भी गई। बट स्टिल सिचुएशन जस्ट बिकमिंग वर्स एवरी डे एंड मैं जो कर सकती थी मैंने किया। बट या आई थिंक माई एफर्ट्स वर नॉट इनफ। वेल इंटेंशनली और मे बी अनइंटेंशनली ज़ोया कुछ ऐसी हरकतें करती थी जो जिन को डायरेक्टली अट्रैक्ट करती है। जैसे बिना किसी रीज़न के ज़ोया आधी-आधी रात को बाथरूम में नहाते हुए चीख-चीख कर रोती थी और पूछने पर बताती थी कि उसको अपने अंदर बहुत पेन फ़ील हो रहा है। उसके बॉडी पर जो चोट आ चुकी थी, उनका दर्द उसे झेला नहीं जाता था और वो चीख-चीख कर रोती थी। इसके साथ मोस्टली ज़ोया रात को अपने सिरहाने पानी से भरा गिलास रखती थी। कई बार उसने घर के मिरर को फेंक-फेंक कर तोड़ा था। दीज़ ऑल थिंग्स अट्रैक्ट जिन्स। बट ये बात मुझे भी पहले नहीं पता थी कि ऐसा सब करने की कितनी बुरी कीमत ज़ोया को चुकानी पड़ सकती है। फिलहाल पेरेंट्स मॉर्निंग में लगभग 6 बजे तक रूम पर आ गए थे और तब उन्होंने ज़ोया की हालत देखी और वो बहुत परेशान हो गए। स्पेशली उसकी मदर, वो तो रोए ही जा रही थी और इन लोगों के साथ मेरे फादर भी आए थे। मुझे थोड़ा डाँट रहे थे कि जब इतनी बुरी हालत हो गई थी इसकी तो क्या ज़रूरत थी इतना छुपाने की? पहले नहीं बता पाई? कौन ज़िम्मेदार है ज़ोया की इस हालत का? वेल फिलहाल ज़ोया अचानक अपने पेरेंट्स को देखकर काफ़ी शॉक हो गई थी। शी वाज़ आस्किंग क्या हुआ? क्यों आए हो आप लोग यहाँ? एंड अभी भी एज़ यूजुअल शी वाज़ बिहेविंग वेरी रूडली विद एवरीवन। ज़ोया के फादर ने कहा, "हम तुम्हें कुछ दिनों के लिए घर वापस ले जाने आए। देखो तुम अपनी हालत को। तुमने इतने टाइम में कैसी हालत कर ली है अपनी यहाँ आकर।" वेल उस घर से दूर जाने की बात सुनते ही ज़ोया ने अपनी पर्सनैलिटी को टोटली चेंज कर दिया और अब जो कुछ भी ज़ोया ने किया, उसे देखकर सभी लोगों की साँसें ही अटक गईं और किसी को भी अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने फादर की बात सुनते ही ज़ोया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और कहने लगी, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। भाग जाओ तुम सब यहाँ से। इनफैक्ट उसकी आवाज़ भी बहुत भारी और पतली हुई लगने लगी। बट ज़ोया को थोड़ा और फ़ोर्स किया। देन सडनली ज़ोया की आँखें पूरी ब्लैक हो गईं और उस रूम में इमीडिएटली बहुत ज़्यादा ठंडा फ़ील होने लगा। यह देखते ही कोई प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि व्हाट इज़ हैपनिंग। बट उसकी हालत देखकर सबको इतना तो समझ आ ही चुका था कि ज़ोया इज़ पॉसेस्ड बाय सम इविल जिन। फिलहाल उसे यहाँ से कहीं ले जाया नहीं जा सकता। सो ज़ोया के फादर ने आयशा के फादर को कहा पास के दरगाह से किसी मौलवी को लेकर आने के लिए। वो तुरंत निकल गए। थोड़ी दूर पर एक मज़ार पर एक मौलवी मिले। उनको शॉर्ट में समझा वो उन्हें घर पर लाने लगे। जब तक वो घर पर आए तब तक वहाँ माहौल बहुत ज़्यादा भयानक हो चुका था। वो जिन ज़ोया की दोनों हाथ की उंगलियों को तोड़ चुका था। इवन वो हाथ की कलाई की बोन्स को पूरी तरह से उल्टा घुमाकर तोड़ देता है। एवरीवन वाज ट्राइंग टू स्टॉप हिम बट इस बीच ज़ोया रूम में सभी पर ब्रूटली अटैक करने लगती है। ज़ोया ने अपने फादर को इतने बुरे तरीके से पुश किया था विद अ मैसिव फोर्स कि उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि ये किसी इंसान ने एक टीनेजर बच्ची के अंदर इतनी ताकत है। फादर को धक्का देते ही जैसे ही वो फ्लोर पर जाकर गिरते हैं, ज़ोया अचानक से उनकी तरफ भागती है और जस्ट उनके फेस के पास जाकर खड़े होते ही अपने फेस की स्किन को नेल से नोचने लगी और अब उसके अंदर का फ्लैश दिखने लगा। कुछ सेकेंड्स बाद वो अपने जॉ को पूरा खोलने लगी। नॉर्मल ह्यूमन लेवल से ज़्यादा स्ट्रेच करने के बाद उसका जॉ पूरी तरह से क्रैक हो गया। इवन उसके बोन्स के क्रैक होने का साउंड क्लियरली फील किया सभी ने। ज़ोया ने अपने फादर के फेस को सडनली स्क्रैच करना स्टार्ट कर दिया था। इसी मोमेंट पर मौलवी जी अंदर आ गए और अब ज़ोया और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई और मौलवी जी से कहने लगी, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुझे भी मौत चाहिए? ज़ोया के फादर काफ़ी इंजर्ड हो चुके थे। वो डर के पीछे हट जाते हैं। उनके फेस से ब्लड बहने लगा था। वेल मौलवी जी उसके थोड़ा क्लोज जाकर उसका हाथ पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं। बट तभी ज़ोया के शरीर से एक बहुत ही भयानक से डीमन की चीखने की आवाज़ आई। ये आवाज़ लिटरली किसी आदमी की भारी सी आवाज़ थी। मौलवी जी बिल्कुल काम वॉइस में ज़ोया से कहते हैं, बेटी मैं तुम्हें मौत से बचाने आया हूँ। तब वो जिन कहता है, मौलवी तेरी कुरान कहाँ है? धूप बत्ती कहाँ है? तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। मौलवी जी ने अपनी लैंग्वेज में कुछ मंत्र टाइप से पढ़ना शुरू कर दिए। उनके पास एक प्लास्टिक बॉटल में पानी था। वो उस पर फेंकने लगे जिससे ज़ोया ने अपनी गर्दन को अजीब तरह से टिल्ट कर दिया
और अब उसने बहुत जोर-जोर से अपना मुँह फाड़कर हँसते हुए अपने ही हाथों से अपने बालों को पकड़कर पूरा खींच लिया। पूरा हेड और फोरहेड तुरंत खून से सन गया। बट ज़ोया इसके बाद रोती नहीं है, वो और ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है। बट जैसे-जैसे मौलवी जी उस पर पानी फेंक रहे थे, वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगी थी। जिसके बाद मौलवी जी ने अपने बैग से एक हरा तावीज़ निकाला और उसको ज़ोया के माथे पर लगाया। जिसके बाद ज़ोया का फोरहेड थोड़ा जल गया और वो जिन चिल्लाते हुए दर्द के साथ बोला, क्या ये बॉडी ये मेरी है। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। तब मौलवी जी कहते हैं, ये वो है जिसने तेरे जैसे 100 जिन को काबू में किया है। ज़ोया की बॉडी स्टार्टेड फ्लटरिंग वेरी ब्रूटली। वो अपने हाथ पैर सब इधर-उधर मारने लगी। मौलवी जी ने बैग से कुरान निकालकर कुछ आयातें पढ़ना शुरू कर दिया। हर एक आयत के बाद ज़ोया की बॉडी शेक होने लगी थी एंड दैट जिन वाज बिकमिंग वीक। थोड़ी देर बाद हार कर उस जिन ने कहा, बस करो, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। और अब वो जिन जमीन पर गिर चुका था। इस मोमेंट पर मौलवी जी उस जिन से बात करने की कोशिश करते हैं। मौलवी जी कहते हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान करना नहीं चाहता, मैं तुम्हें समझने आया हूँ। ज़ोया की आंखें सडनली चेंज होती हैं और वो रूम में बिल्कुल एक कॉर्नर में जाके खड़ी हो जाती है। फिर ज़ोया और जिन दोनों की आवाज़ें एक साथ आने लगी और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली दर्द के साथ वो जिन कुछ बातें रिवील करने लगा। ज़ोया की आवाज़ में उसकी माँ की तरफ देखते हुए उसने कहा, माँ, वो दिन याद है तुझे जब मेरा 10th क्लास का रिजल्ट आया था और पहली बार मैं फेल हो गई थी, सिर्फ इस वजह से कि एग्जाम वाले दिन मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था और सिर्फ इस मजबूरी की वजह से मैंने सारे एग्जाम्स मिस कर दिए थे। लेकिन तूने मुझे इतनी सी बात पर बहुत मारा था। उस दिन तूने जलती हुई लकड़ी से मेरे हाथ पर मारा था। देख, देख आज भी ये निशान, आज भी ये मुझे दर्द देता है। क्या मैं इतनी बुरी थी तेरे लिए? सिर्फ 1 साल फेल होने पर तूने मेरे साथ ऐसा किया। तूने मुझसे कहा शर्म कर, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ज़ोया की माँ का सर इतना सुनकर शर्म से बिल्कुल झुक चुका था और उन्हें अपने किए का एहसास हो रहा था। वो ज़ोया से माफ़ी मांगने लगी, पर तभी ज़ोया अपने फादर की तरफ देखने लगी और कहने लगी, कि तुम्हें आज तक मेरी कभी कोई फिक्र नहीं? पिछले ना जाने कितने सालों से तुम लोग मुझे इतने बुरी तरीके से किसी जानवर की तरह 2 टाइम पे खाना देते थे। कभी तुमने ध्यान दिया मैंने वो खाना खाया है या नहीं खाया, या क्या हाल है मेरा? मौलवी जी ज़ोया के पेरेंट्स से कहते हैं कि ये जो कुछ भी है, ये ज़ोया के अंदर का भरा हुआ इतना सारा दर्द ही है, जिसने इस जिन को आकर्षित किया है, उसके शरीर में आने के लिए। अब ज़ोया कहती है, मैं अंदर से मर रही थी, हर रात रोती थी, कोई नहीं था मेरे साथ जब तक ये जिन नहीं आया। मेरा गुस्सा हर किसी ने देखा, पर उसके पीछे हर किसी ने मुझे ज़िंदगी भर कितना दुःख दिया है, वो किसी ने नहीं देखा। मौलवी जी हम्बल वे में उसे समझाने का ट्राई करते हैं, बेटा जिस जिन को तुम दोस्त समझ रही हो, असल में वही तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है और ख़त्म करना चाहता है। जिस पर वो जिन बोलने लगा कि मौलवी, तुझे पता है, मैं ही इसका आखिरी साथी था। मैं ही इसके आंसू पोंछा करता था। लेकिन तभी मौलवी जी ने उस जिन से एक बात कही, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? उस मोमेंट पर दैट जिन लिटरली गॉट इमोशनल एंड स्टार्टेड क्राइंग। एक दर्द भरी आवाज़ के साथ वो जिन अपने बारे में कुछ बताता है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, पर वो मुझे छोड़कर चली गई। मुझे अभी जिंदगी भर किसी से प्यार नहीं मिला, ठीक ज़ोया की तरह। मैं एक अनाथ था। आखिर में मैंने अपनी ही जान ले ली और अब इस ज़ोया के साथ भी वही होगा। तब मौलवी जी कहते हैं, तुम दोनों की कहानी एक जैसी है। दोनों ने बहुत ही दुःख दर्द झेला है। दोनों को प्यार नहीं मिला और दुनिया ने भी तुम्हारे साथ बुरा ही किया है। पर अब तुम इस बच्ची को क्यों दर्द दे रहे हो? ज़ोया की आँखों से आँसू बहने लगते हैं। जिन की आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी। जिन ने कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए इसके साथ हूँ। मौलवी जी ने कहा कि प्यार? तुम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हो और तुम्हारे ऐसा करने से कुछ ही देर में ये बच्ची मर जाएगी। पर इस मोमेंट पर ज़ोया की आवाज़ आई। उसने कहा, मैं अब जीना नहीं चाहती। इतना सब झेल कर मैं हार चुकी हूँ। मुझे अब जीना ही नहीं है। उसके पेरेंट्स रोते हुए बोलते हैं कि नहीं बेटी, हम तुमसे प्यार करते हैं। हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो हमें। पर फिर भी ज़ोया और उस जिन ने किसी की बात नहीं सुनी और अब उसके मुँह से ब्लड और ज़्यादा फ्लो होने लगा। फ्लोर, उसके कपड़ों पर हर तरफ बस खून ही खून था।
सडनली विद अ ब्रूटल जर्क जोया की बॉडी बिल्कुल अकड़ जाती है, जिसके बाद विद एन अननेचुरल इनविजिबल फोर्स जोया जमीन पर लेटकर अपने बॉडी को उल्टा सीधा तोड़कर मरोड़कर बैठ गई। और फिर एक बहुत तेज स्पीड से वो सीधे रूम के एक डार्क कॉर्नर में जाके दीवार पर क्रॉल करने लगी विदाउट एनी सपोर्ट। वो किसी रेप्टाइल की तरह उस पर चिपक चुकी थी और वहां जाकर अब जोया का शरीर धीरे धीरे करके जलने लगा। पहले उसके फेस पर काले निशान, जैसे किसी ने जलते हुए कोल के अंदर जोया के चेहरे को जबरदस्ती डाल दिया हो। फिर ये काले जलते हुए निशान धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पर बनने लगे। वो जिन और जोया दोनों ही दर्द से चिल्ला रहे थे। मौलवी जी फिर से कुछ आयातें पढ़ रहे थे और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जोया सीलिंग से सीधा नीचे जंप कर देती है और अब उसके गिरते ही उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल लाइफलेस उल्टी होकर जमीन पर पड़ी थी। उसके नीचे कुछ ही सेकंड्स में उसकी बॉडी से निकलता हुआ खून ही खून फैल गया और आखिर में एक माँ बाप ने अपनी बच्ची को हमेशा के लिए खो दिया। मौलवी जी के लास्ट वर्ड यही थे कि जब इंसान की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है तो उसे बचाने की लाख कोशिशें भी बेकार होती हैं। आपकी बेटी खुद ही बहुत परेशान थी, उसकी जीने की इच्छा ही मर चुकी थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब तक तुम्हारे आंखों के सामने नहीं होती तब तक तुम उन्हें झूठ ही मानते हो, बट कहीं ना कहीं जो तुम्हें झूठ लगता है वो असल में दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ हो रहा होता है। एंड दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज।